हाय दोस्तों, मैं शशि सर एक ओंकार सबके दिलों को नमस्कार नमस्कार करता हूँ। अपने से छोटे को आशीर्वाद देता हूँ और अपने बड़ों को आशीर्वाद दीजिएगा। आइए आज हम जो पढ़ा रहे थे लोकतंत्र के बारे में, जो क्लास क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 था, एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का राजनीतिक विज्ञान, एक तरह से बोला जाए तो लोकतांत्रिक राजनीति। आइए हम इसके बारे में आगे चलते हैं। और ये बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों। अगर देखा जाए तो ये चैप्टर में बहुत बहुत चीज़ है ना, जो पहले भी लिखा जा चुका है और इसी पर हम मेरा संविधान और ये सब चल रहा है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। जो ये तीसरा वीडियो पार्ट 3 है ना, लोकतंत्र के बारे में। देखिए, लोकतंत्र का बृहद अर्थ, माने एक तरह से लोकतंत्र का बृहद मतलब बड़ा होता है, अर्थ मतलब बड़ा सा अर्थ। आगे अगर देखा जाए, इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा, लेकिन इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं, वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसला लेने का अधिकार होता है, और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी साझा मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक समान लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझना होगा। समझना होगा। आइए देखिए दोस्तों, कार्टून के माध्यम से जो ये दिया है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। कार्टून बूझें। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण का यह चर्चित कार्टून देश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती पर टिप्पणी करता है। दीवार पर बने चित्रों में से आप किन किन को पहचानते हैं? क्या देश के बहुत से आम आदमी इस कार्टून के आम आदमी की तरह सोचते हैं? आइए दोस्तों आगे चलते हैं। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर अपनी सहमति से फैसला लेते हैं। बात सही है। अगर अपने परिवार में देखा जाए तो जैसे हमारे माता पिता हैं, मैं और मेरा भाई हूँ, अच्छा ना, मेरी एक बहन है। इसमें अगर देखा जाए तो सब हम लोग एक साथ बैठकर किसी बात पर, माने जो मैटर होता है, जो समस्या होती है, उसको बैठकर सुलझाते हैं। बड़ी अच्छी से सुलझाते हैं। पिताजी की बात मानना और मेरी माँ का बात मानना, मेरी बहन का बात मानना, मेरा भाई का बात मानना, सबको मिलाकर चलना है। लोकतांत्रिक तरीके के चलते हैं, लोकतांत्रिक तरीका से, यानी कि अलोकतांत्रिक नहीं कि नहीं हम ही सब कुछ हैं, आप कुछ नहीं है। ये गलत बातें हैं, ये सब गलत अवधारणा है ना। जो देखा जाए तो शिक्षक एक होता है जो समाज के लिए एक आईना के समान होता है। अगर शिक्षक बच्चों को जगाता है, शिक्षक का कार्य है कि अज्ञानता से ज्ञानता की ओर लाए बच्चों को। हमारे बहुत सारे बच्चे
मैट्रिक में टॉप किए हैं, फर्स्ट किए हैं, है ना। 10 वर्ष से मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन देखा जाए क्लास भी वैसा ही होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीका, कि बच्चे आज़ादी से पूछ सके। आज बच्चे हमारे पास लमसम 60+ बच्चे पढ़ते हैं, है ना। बीच में मैंने कोचिंग बंद कर दिया था BPSC TRE 4 के तैयारी के चलते। चल रहा था, उतना नहीं चल रहा था। आइए देखते हैं। मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो एक शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? लोकतंत्र सरकार का इस तरह का प्रयोग फैसला लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उन फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है। बात सही है कि किसी की बात को अनदेखा ना किया जाए, है ना। जैसे मेरे पिताजी हैं, वो जो बात बोलते हैं, उसके बाद मेरी माँ है, सब माँ का भी बात मानते हैं। मैं भी जो कहता हूँ वो लोग बात मानते हैं और परिवार चलता है। ऐसे तो देखा जाए तो पिताजी का परिवार है। अभी तो हम अविवाहित हैं, लेकिन सभी को लेकर चलना पड़ता है ना। देखा जाए कि उन्हें फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद ही उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूद सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्था को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या कम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में आइए थोड़ा कुछ आदमी कॉल कर दिए थे, नहीं उठाए अभी। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या कम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की हैं। हमें सिर्फ शासन के तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है।
अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीके के बारे में और ज़्यादा बातें जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा, विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांतों को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसला लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, फिर जो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसला लेने के कुछ और तरीके की कल्पना कर सकते हैं? इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होना चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बारी में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसला लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज़ें लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसे अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर भी निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आइए बच्चों, खुद करें खुद सीखें। अपने विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं की संख्या का पता लगाएं। फिर यह पता करें कि आपके आसपास के सबसे बड़े स्टेडियम या हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं। फिर सोचें कि क्या एक विधानसभा या संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का एक साथ बैठना, सार्थक चर्चा करना और लोकतांत्रिक फैसला करना संभव है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर का पूर्ण विराम हो गया और अगले अध्याय में साथियों, मेरे बच्चों, चना अगले वीडियो में हम इसका अगला चैप्टर 2 लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं शशि सर सभी को प्रणाम करता हूँ।